नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में ऐलान आज। राष्ट्रपति शासन पर आ सकता है फैसला, कांग्रेस को जीत का भरोसा। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा का विरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात में हुई राज्य स्तरीय परीक्षा। केंद्र ने 6 क्षेत्रीय भाषाओं में NEET कराने की मांगी अनुमति। गया रोड रेज मामले में जेडीयू विधायक मनोरमा देवी पार्टी से निलंबित। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हत्या का मुख्य आरोपी। पुलिस का दावा, रॉकी ने कबूला जुर्म। मॉरिशस रूट से कर चोरी होगी मुश्किल। दोहरे करों से बचाव की संधि में हुआ संशोधन। मॉरिशस के रास्ते निवेश पर अप्रैल 2017 से भारत में लगेगा पूंजीगत लाभ कर। दिल्ली समेत 10 राज्यों में मानसून पूर्व बारिश। शिमला में बादल फटने से 4 के मरने की आशंका। उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आ सकता है। कल विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजों का आज सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ही नतीजे का ऐलान करेगी। इससे पहले कल विधानसभा में हरीश रावत ने विश्वास मत पेश किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वोटिंग हुई। जश्न की ये तस्वीरें हैं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय की। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। पार्टी का दावा है कि हरीश रावत ने बहुमत साबित कर लिया है और उनके पक्ष में 33 विधायक थे, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि अनिश्चितता के बादल जल्द छट जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं और अनिश्चय के बादल जो उत्तराखंड के ऊपर मंडरा गए थे, वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र छट जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्था चलने। हालांकि मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। जो कुछ भी हुआ है वो भारत के संविधान की जीत हुई है और भारत में के लोकतंत्र की जीत हुई है। फ्लोर टेस्ट के बाद बीजेपी ने हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत को घेरने में लगी है। हरीश रावत जी सबके सामने, पूरे उत्तराखंड और प्रदेश के सामने और देश के सामने आज एक्सपोज हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट अलग चीज है, मतदान अलग चीज है, लेकिन भ्रष्टाचार के एलिगेशन से जो उन पर लगे हैं उससे वो बचेंगे नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजे पर्यवेक्षक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, जहां बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 9 बाकी विधायकों को वोट करने से रोक दिया था, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि हरीश रावत आसानी से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। वहीं शिवसेना का कहना है कि विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार को पहले ही फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। नतीजा है वो तो सुप्रीम कोर्ट कल घोषित करेगी, पर जो संकेत मिल रहे हैं ये बात सही है कि कांग्रेस ने कंफर्टेबली ये हरीश रावत का ट्रस्ट वोट जीत लिया है। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सबक सीखेगा कि जिस प्रकार उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, वो सबके लिए स्वीकार है। वी हैव नॉट हैज़न्ड एनीथिंग, दे कुड नॉट गेट द अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड, and now after that what all they have done, they have been thoroughly exposed. You have seen two videos coming out, how money was offered. विधानसभा हो लोकसभा हो, फ्लोर टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये पहले हो जाता तो जो तमाशा हुआ वो नहीं होता और प्रतिष्ठा सबकी रहती। राज्यसभा में कल उत्तराखंड का मसला उठा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी से भी माफी की मांग की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उत्तराखंड के लिए विनियोग विधेयक लाने का भी विरोध किया। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजों को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए केंद्र सरकार से माफी की मांग की। Apologize
the nation for the wrongdoing in the Uttarakhand. Okay, now Uttarakhand, they should apologize the entire nation. कांग्रेस का दावा है कि उत्तराखंड में हुए शक्ति परीक्षण में उसे जीत हासिल हुई है और रावत सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के विनियोग विधेयक से जुड़े बजटीय प्रावधान पर चर्चा को भी गैर जरूरी करार दिया है। Leave it to the Uttarakhand Assembly. Stop insulting them now. Why this is coming again? It is gross constitutional impropriety. We still maintain that Uttarakhand Assembly had passed the budget. If there is any anomaly, let the speaker there and then let members of that legislature deal with it. This is not our responsibility. Proceeding itself is highly contentious. The Congress party members have challenged that no, it was passed. The others say it was not passed. Facts are highly, there's a big gray area. And therefore, to avoid a constitutional crisis, the passage of this is a constitutional necessity. It has nothing to do with what happens as a result of the vote today. हालांकि उपसभापति ने साफ किया कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से अभी तक के खर्चों के लिए विनियोग विधेयक को पारित करना संविधान के तहत जरूरी होगा। From the 1st April onwards until this date or the next date, whatever it may be, the expenditure incurred from the Consolidated Fund of India by the state government of the Uttarakhand has to be approved here. कांग्रेस को इस मामले पर कई विपक्षी दलों का भी सहयोग मिला। इस मामले पर अवरोध के चलते उत्तराखंड विनियोग विधेयक के साथ केंद्रीय बजट से जुड़े वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर भी चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी दलों ने इन दोनों विधेयकों पर बुधवार को चर्चा के लिए सहमति जताई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। केरल के चुनाव में अगस्ता वेस्टलैंड के मसले पर भी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी इस मसले पर लगातार प्रधानमंत्री पर और एनडीए के दूसरे नेताओं पर गलत बयानी का आरोप लगा रहे हैं। एंटनी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर दिए जा रहे बयानों के लिए प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। कोट्टायम में एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए पूर्व रक्षा मंत्री का कहना था कि प्रधानमंत्री आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में बर्ताव कर रहे हैं। और इस बीच तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष के राजशेखरन ने शिकायत पत्र में लिखा कि ए.के. एंटनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप फैला रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि पूर्व रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक सांप्रदायिक भेदभाव और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जो सरासर झूठ है। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए एंटनी पर कार्रवाई की मांग की है। और फिलहाल इसी खबर पर केरल के कोट्टायम से राज्यसभा टीवी के कार्यकारी निदेशक राजेश बादल हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका रुख करेंगे। राजेश जी, हम देख रहे हैं जिस तरह से इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अब जारी है, माना जाए, क्या लगता है केरल में भी चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मसला अब और जोर पकड़ेगा? प्रीति, दरअसल होता यह है कि आमतौर पर किसी भी विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय ही होते हैं और स्थानीय विकास, लोगों के मसले उन पर छाए रहते हैं। लेकिन ये केरल का पहला इलेक्शन है जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड का मामला, उत्तराखंड का मामला बड़ी सक्रियता के साथ लोग उठा रहे हैं। कोट्टायम में कल जब एंटनी ने, पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने जब पत्रकारों से बात की, मैं भी वहां था, और उन्होंने 2 बातें जो बड़ी साफ साफ कही। हालांकि बातें वही हैं जो उन्होंने सदन में कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जबकि चूंकि शुरुआत इस सौदे की थी वो 1999 में हुई थी, उस समय बीजेपी सत्ता में थी। 2003 में जब ग्लोबल टेंडर हुआ उस समय बीजेपी सत्ता में थी। उस टेंडर में संशोधन हुआ उस समय बीजेपी सत्ता में थी। और जब यूपीए आई, एंटनी जब थे तो उन्होंने तो उसको ब्लैक लिस्ट किया, सीबीआई की जांच बैठाई और उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जी। तो जब एनडीए सरकार फिर सत्ता में आई तो उन्होंने मेक इन इंडिया में शामिल कर लिया। तो उत्तराखंड का मसला इस तरह से उछल रहा है और उसी तरह से उत्तराखंड में का मामला भी स्थानीय स्तर पर लोग ये उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, एलडीएफ भी उठा रही है कि निर्वाचित सरकारों के खिलाफ किस तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी खासतौर पे काम कर रही है। जी प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम जो मसले जिनकी सरगर्मियां देश की राजनीति में छाई हुई हैं, वही मसले कमोबेश केरल में भी हमें सुनाई दे रहे हैं। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा में स्पीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ
विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर फैसला देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे पर आरोप लगाए थे और इसी संबंध में कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से सदन के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लेना अनुचित है। I want this such thing should not go, and Prime Minister should not say outside the house whatever he wanted to say. Let him say. But Defence Minister did not say. In public meeting, he said. भोजनावकाश के बाद सूखे पर हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराते हुए वेल में धरना दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष तय करेंगी ये विशेषाधिकार हनन नोटिस है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लेकर अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने रक्षा मंत्री के संसद में दिए गए जवाब से विरोधाभासी बयान दिया है। इसे लेकर कांग्रेस के वीरप्पा मोइली ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा का राज्यों में विरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट से NEET को अनिवार्य करने के बावजूद गुजरात में राज्य स्तरीय परीक्षा हुई। मंगलवार को करीब 67,000 छात्रों ने गुजरात में मेडिकल में प्रवेश के लिए राज्य के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लिया। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 6 क्षेत्रीय भाषाओं में NEET परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने की बात कही है। केंद्र का कहना है कि इस साल मेडिकल के लिए एकल प्रवेश परीक्षा को तमिल, तेलुगु, मराठी, असमिया, बंगाली और गुजराती में कराने की इजाजत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2016-17 के लिए MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने की इजाजत मांगने वाली राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक संस्थानों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बिहार के गया जिले में रोड रेज मामले में हत्या को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्षी दलों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। हालांकि बिहार सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पार्टी से निलंबित विधायक मनोरमा देवी के खिलाफ शराब रखने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। बिहार के गया में रोड रेज मामले के आरोपी रॉकी यादव की मां JDU MLC मनोरमा देवी को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। JDU प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि बीती रात छापे के दौरान मनोरमा देवी के घर से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद ये कार्रवाई की गई। इस बीच अदालत ने आदित्य की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि रॉकी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। डेरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। स्वीकृति बयान में क्या कहा है? अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। उधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पीड़ित परिवार से गया में मुलाकात की। उन्होंने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। तो LJP नेता चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वो तो आज न कल गिरफ्तार होता ही, लोग गिरफ्तार पहले भी, लेकिन सवाल है उनको सजा देने का। क्या स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीने के भीतर ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होगी? ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से सत्ताधारी नेता वहां पर सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके परिवार के सदस्य सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी की जान तक उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए आज गृह मंत्री जी से मिलकर लिखित रूप में उनको एक ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई है कि अब सही समय आ गया हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। तो JDU ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में कानून का राज है और दोषियों पर कार्रवाई करने के मामले में बिहार सरकार सबसे आगे है। जिस अपराध पे कार्रवाई नहीं हो अगर किसी राज्य में, उसको जंगल राज कहते हैं। और बिहार कार्रवाई करने के मामले में नंबर 1 है। जहां कार्रवाई नहीं हो वहां पे आप कार्रवाई कीजिए ना, तो सबसे पहले दिल्ली आ जाएगा। आपके नाक के नीचे रोज दिन इतना क्राइम हो रहा है, आप कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ जंगल राज कहते हैं। पुलिस इस मामले में मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव और उनके बॉडीगार्ड राजेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। हंदवाड़ा के वाटसर इलाके में मंगलवार की रात आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मॉरिशस रूट का सहारा लेकर हो रही कर चोरी को रोकने के लिए सरकार ने दोहरी कराधान निवारण संधि में संशोधन किया है। मॉरिशस के साथ इस संधि में बदलाव के बाद सरकार 1 अप्रैल 2017 के बाद भारतीय कंपनी के शेयर बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स वसूल करेगी। संधि के नए प्रावधानों के तहत भारतीय रेजिडेंट कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक टैक्स दर का 50% ही देय होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद पूरी दर से कैपिटल गेन टैक्स वसूला जाएगा। इस संशोधन के बाद भारत मॉरिशस संधि का दुरुपयोग रुकेगा और राजस्व हानि पर अंकुश लगेगा। साथ ही इससे निवेश का प्रवाह बढ़ेगा। भारत और मॉरिशस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में भी तेजी आएगी। भारत ने 1983 में मॉरिशस के साथ दोहरा कराधान निवारण संधि की थी। संधि में संशोधन के बाद अब कंपनियां मॉरिशस के नाम पर कर देने से नहीं बच सकेंगी। और अब खबर सूखा, जल संकट और बारिश की। लोकसभा में सूखा और जल संकट के समाधान को लेकर चर्चा के दौरान केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि देश की 1/4 आबादी सूखे की चपेट में है। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने नदियों को जोड़ने और जल प्रबंधन की जरूरत बताई। लोकसभा में सूखे और जल संकट के समाधान को लेकर आगे की चर्चा हुई। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि देश की 1/4 आबादी सूखे की चपेट में है। उन्होंने सरकारी प्रयासों की जानकारी देते हुए सूखा पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। इन सबको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश की 25% से ज्यादा आबादी आज के दिन सूखे से प्रभावित है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेडी सांसद भर्तृहरि महताब ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार से नदियों को जोड़ने और बारिश के पानी के प्रबंधन पर जोर दिया। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने केंद्र से तेलंगाना के लिए फंड जारी करने की मांग की। To connect the rivers of respective states within the state as it is a state subject and accordingly funds can be provided. विजिट करें और जो हमने पैसा मांगा है 3000 करोड़ रुपए, उसमें से आप 750 करोड़ ही दिए हुए, बाकी का पैसा इमीडिएटली हमको भेज दीजिए। कांग्रेस ने सूखे को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ट्रेन से पानी लाने में हो रही लापरवाही का सवाल उठाया। पातुर से भी पानी आने वाला था, ट्रेन औरंगाबाद में खैरे जी के यहाँ खड़ी है, लेकिन ये जो वहाँ के मंत्री है श्री लोणीकर जी, उन्होंने आज ही स्टेटमेंट किया है कि 15 दिन से रेल खड़ी है लेकिन हमारा नियोजन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हम लातूर को पानी नहीं दे सकते। राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अकाल पड़ने वाला है, बहुत बुरी हालत आने वाली है, बताने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश के कई हिस्सों में मंगलवार देर शाम आई तेज बारिश के बाद लोगों से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कई जगह आंधी और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शिमला में बादल फटने से 5 लोग बह गए। उत्तराखंड के चक्राता में भी बादल फटने की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इधर स्काईमेट ने कहा है कि इस साल देश के कई हिस्सों में मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। मंगलवार देर शाम राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इसके बाद आई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी। हालांकि कई जगह जनजीवन पर इसका असर पड़ा। बारिश से जगह जगह पानी भर गया और कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। मानसून से पहले की बारिश नहीं है, ये तो जो मानसून सीजन से पहले का जो सीजन है, प्री मानसून सीजन में जो थंडर शावर्स होते हैं उसमें जो बारिश होती है उसकी वजह से ये थंडर शावर्स हैं। इस बारिश का मानसून या प्री मानसून की बारिश से अभी कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
केरल और तेलंगाना में कई जगह 40 से 50 mm तक बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश और झारखंड में बारिश के साथ ओले पड़े। हिमाचल में शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर चाबा में बादल फटने से 5 लोग बह गए। चाबा से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर एक चुआड़ी जगह है, वहाँ पर फ्लड वाटर्स में एक स्कॉर्पियो की बहने की खबर है और उसमें 4 आदमी टूरिस्ट नवाशहर के लड़के, नवाशहर पंजाब के लड़के और एक लोकल गाइड जो कि एक नेपाली नेशनल था, वो बह गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर दक्षिण बिहार के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। The effect we are seeing by night, by evening or night in the form of thunder, lightning, heavy spells of rain, gusty winds, sometimes hail also. This type of weather now continuing both states, Telangana and coastal and Rayalaseema also. मॉनसून से पहले आई इस बारिश से गर्मी के साथ साथ सूखे से भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आंधी और ओलों से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन का कहना है कि भारत को माल्या के प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। ब्रिटेन ने इस मामले में भारत से आपसी कानूनी सलाह पर भी काम करने को कहा है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 34वां सम्मेलन श्रीनगर में मंगलवार को शुरू हुआ। कश्मीर विश्वविद्यालय इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में ज्योतिष शास्त्र से जुड़े प्रमुख लोगों के अलावा कई शिक्षाविद भी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद का 3 दिवसीय सालाना सम्मेलन मंगलवार को श्रीनगर में शुरू हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं क्योंकि इनसे ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। This is an important event in the life of this university, for the state of Jammu and Kashmir, that this university has decided to host this important scientific event. कार्यक्रम में शिरकत करने आए इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो की उपलब्धियां गिनाई। किरण कुमार ने कहा कि इसरो मंगल के बाद अब शुक्र ग्रह पर अपनी गतिविधियां शुरू करने जा रहा है। While we started our activities on space science from the sounding rockets in Tumba, and even today we are doing a number of these sounding rockets on a regular basis, and we have moved up to now Mars, and now we are looking at going beyond Mars to maybe Venus. कार्यक्रम में ज्योतिष शास्त्र, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मकसद युवाओं को ज्योतिर्विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नासा ने मंगलवार को 1284 नए ग्रह खोज निकालने का दावा किया है। नासा ने कहा कि कैपलर टेलीस्कोप से मिली जानकारियों का अध्ययन करने पर सौर मंडल के बाहर करीब 1300 नए ग्रह मिले हैं। इनमें से 9 पर पानी मिलने और जीवन के लिए जरूरी तत्व होने की संभावना काफी ज्यादा है। नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक कुल 3264 ग्रहों का पता लगाया जा चुका है। कैपलर टेलीस्कोप 4 साल तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा और 2013 में इसने सूचनाएं भेजनी बंद कर दी थी। इस दौरान कैपलर के जरिए कई ग्रह, उपग्रह और सौर मंडलों के बारे में जानकारियां मिली हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी के नेता को युद्ध अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया गया है। मुतीउर रहमान निजामी को कल ढाका की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई। जमात इस्लामी के नेता निजामी को 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए हुई जंग में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया था। साल 2013 से लेकर अब तक फांसी दिए जाने वाले वो 5वें बड़े नेता हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजामी की दया याचिका खारिज कर दी थी। शशांक मनोहर ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 7 महीने पहले ही जगमोहन डालमिया के निधन के बाद बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। BCCI ने शशांक मनोहर के इस्तीफे को मंजूर किए जाने की पुष्टि की है। शशांक मनोहर ICC अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे।
इस वजह से ही उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। शशांक के इस्तीफे के बाद पीटीआई के मुताबिक बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय शिर्के भी पद की दौड़ में हैं। और अब आखिर में आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में ऐलान। आज राष्ट्रपति शासन पर आ सकता है फैसला, कांग्रेस को जीत का भरोसा। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा का विरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात में हुई राज्य स्तरीय परीक्षा। केंद्र ने 6 क्षेत्रीय भाषाओं में NEET कराने की मांगी अनुमति। गया रोड रेज मामले में जेडीयू विधायक मनोरमा देवी पार्टी से निलंबित। अरेस्ट वारंट जारी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हत्या का मुख्य आरोपी। पुलिस का दावा, रॉकी ने कबूला जुर्म। मॉरिशस रूट से कार चोरी होगी मुश्किल। दोहरे करों से बचाव की संधि में हुआ संशोधन। मॉरिशस के रास्ते निवेश पर अप्रैल 2017 से भारत में लगेगा पूंजीगत लाभ कर। दिल्ली समेत 10 राज्यों में मानसून पूर्व बारिश। शिमला में बादल फटने से 4 के मारे जाने की आशंका। उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।